अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के मकामी और गैर मुल्की तलबा में हंगामा आराई के बाद किर्गिज़ तलबा ने तमाम गैर मुल्की तलबा पर मुनज़्ज़म हमले शुरू कर दिए हैं, जिसकी जद में पाकिस्तानी तलबा भी आ गए हैं। मुश्तइल तलबा ने पाकिस्तानियों के हॉस्टल्स पर हमले किए हैं। पाकिस्तानी तलबा के मुताबिक लड़कों और लड़कियों पर तशद्दुद किया गया है। तलबा ने पाकिस्तानी सफारतखाने की जानिब से अदम ताउन की भी शिकायत की है। यहाँ पे ये हालात बहुत ख़राब है, हमें नहीं समझ आ रही कि हम क्या करें। पहले रूम का डोर तोड़ा है, जो आके रूम से सारी चीजें उठा के गए। उन लोगों ने लड़कियों के साथ इतनी हरेसमेंट की है, लड़कों को हमारे कितने लोग जान से मर रहे हैं, हमारी कोई हेल्प नहीं कर रहा। हमें पाकिस्तान वापस बुलाए, वो बार बार हमें थ्रेट्स दे रहे हैं कि हम लोग आएंगे तुम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पे सब के सब इकट्ठे होके जहाँ जहाँ पाकिस्तानियों को देखा गया है उनको मारा है, उनको पीटा है, दरवाजे तोड़ के यहाँ लड़कियां थी, लड़के थे, सबको मारा गया है। तीनों लोग जान बचाने के लिए अगर बेड के नीचे घुसे तो बेडों के नीचे से निकाल के उनको मारा गया है। यहाँ पे हर एक गली में, हर रोड पे ये लोग घूम रहे, कहीं पे भी अगर पता चल जाता है कि ये पाकिस्तानी या इंडियन या बंगाली इनका फ्लैट है तो इंटर होकर उनको मारा जा रहा है। हजूम के अंदर हमारे हॉस्टल्स, हमारी रिहाइशगाहों पे आकर हम पे तशद्दुद कर रहे हैं। हमारी यहाँ पे पुलिस ने कोई मदद नहीं की। यहाँ पे लोकल गैंग्स ने, मॉब्स ने अटैक किया है हमारे हॉस्टल, हमारे अपार्टमेंट्स पे। बच्चों को यहाँ पे लोगों ने मारा है, जख्मी किया है। यहाँ पे बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब हो गई है अभी। जो किर्गिज पीपल्स हैं यहाँ के, वो हमें फ्लैट से निकाल के हमें मार रहे हैं और बिल्कुल हम बेयारो मददगार हैं। आपकी मेहरबानी कि हम पाकिस्तान से अपील करते हैं कि हमारी जल्द अज जल्द मदद की जाए। गैर मुल्की रिपोर्ट्स के मुताबिक पुरतशद्दुद वाक़यात का आगाज़ 13 मई को किर्गिस्तान और मिस्र के तलबा के दरमियान लड़ाई से हुआ। वाक़े की वीडियो सामने आने के बाद गुज़िश्ता रोज़ हालात मज़ीद कशीदा हुए। मुश्तइल हुजूम ने पाकिस्तानी तलबा समेत दीगर ममालिक के तलबा के मेडिकल हॉस्टल्स और यूनिवर्सिटीज़ पर धावा बोलकर तशद्दुद किया। जुल्म की इंतहा तब हुई कि मुश्तइल हुजूम ने लड़कियों को भी नहीं बख्शा। वहाँ मौजूद तलबा ने बताया कि कमरों में दर्जनों की तादाद में मुसल्लह लोग दाखिल हुए हैं और उन पर तशद्दुद किया गया है। किसी ने हॉस्टल के कमरे का दरवाज़ा लॉक करने की कोशिश की तो इंतहा पसंद गिरोह दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए और बेयारो मददगार तलबा पर बेरहमाना तशद्दुद किया। पुरतशद्दुद वाक़यात की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर सामने आने के साथ ही सूरत हाल की संगीनी का अंदाज़ा भी दुनिया के सामने आया। बिश्केक में मौजूद पाकिस्तानी सफ़ीर ज़ैगम हुसैन ने बताया है कि शरपसंदों ने बिश्केक में गैर मुल्कियों के 6 हॉस्टल्स पर हमला किया है और किर्गिस्तान की हुकूमत की इत्तलात के मुताबिक इन हमलों में 2 दर्जन से ज़ायद गैर मुल्की तलबा ज़ख्मी हुए हैं। किर्गिस्तान हुकूमत ने वाक़ई की तहक़ीक़ात शुरू करते हुए बाज़ मशकूक अफराद को हिरासत में भी ले लिया है। पाकिस्तानी सफारत खाने ने तलबा को हालात मामूल पर आने तक घरों या हॉस्टल्स के अंदर रहने की हिदायत की है। इस दौरान कुछ तलबा की हलाकत की खबरें भी गर्दिश करती रहीं, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तानी सफारत खाने ने तस्दीक की है कि किसी पाकिस्तानी तालिब इल्म की हलाकत नहीं हुई है। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा की मुआवनत के लिए वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार बिश्केक रवाना हो रहे हैं। पुरतशद्दुद वाक़यात में पाकिस्तानी तलबा के ज़ख्मी होने पर दफ्तर ख़ारजा ने इस्लामाबाद में तैनात किर्गिस्तान सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर को तलब करके वाक़े पर शदीद एहतजाज भी किया है। किर्गिस्तान की वज़ारत दाखिला का कहना है कि सूरत हाल अब काबू में है, जबकि अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए पुलिस समेत कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार तैनात किए गए हैं। अच्छी आला तालीम और बेहतर मुस्तक़बिल के ख्वाब लिए दियार गैर जाने वाले हमारे तलबा आज मुश्किल में हैं। उनके अहले खाना यहाँ पाकिस्तान में परेशानी और बेबसी का दोहरा अजाब काट रहे हैं। ऐसे ही एक तालिब इल्म तलहा वहीद इस वक्त बिश्केक से प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया वक्त का। सबसे पहले तो मुझे हालात के बारे में बताइए, इस वक्त सिचुएशन क्या है वहाँ पर, हालात कैसे हैं, कितने तालिब इल्म मौजूद हैं आपके साथ, सब खैरियत से हैं, आप कहाँ हैं? और जहाँ जितनी सूरत हाल हम देख रहे हैं, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जो सूरत हाल ख़राब है, बता सकेंगे कुल कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं इसमें? हाँ जी, यहाँ पे बिश्केक में ऑलमोस्ट सिर्फ पाकिस्तानी 10K प्लस हैं और हम इधर फ्लैट पे हैं। हाँ जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, अभी तक तो हम सेव हैं। तो यहाँ पे फ्लैट पे हम 6 लोग रहते हैं। तो रात जो पिछली रात थी वो हमारी बहुत मुश्किल से गुजरी है। यहाँ पर हमारे फ्लैट पर भी इन्होंने जो है तकरीबन रात को 2 से 3 बजे के दरमियान
3 से 4 लोकल्स आए हैं, उन्होंने जोर जोर से हमारे दरवाजे बजाए हैं, हमें गालियां दी हैं, हमें कहते हैं बाहर निकलो, ठीक है। उसके बाद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, तो हमने जो हमारा अंदर वाला अपार्टमेंट का दूसरा रूम था उसको हमने लॉक किया, उसके आगे बेड और अलमारी लगाई है, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन ही यही था वहां पे ये करने के लिए, ठीक है। फिर चुप करके हम अंदर बैठे रह गए यहाँ 2 से 3 घंटे, ठीक है। वो कभी ऊपर जा रहा था, कभी नीचे जा रहा था। हमारी बिल्डिंग के 4 फ्लोर है, ठीक है। वो कभी ऊपर जाए, कभी नीचे आए, फिर सुकून हुआ, फिर हमने बेड वगैरह हटाए, हम बाहर गए, फिर सुबह 6 बजे फिर आ गए हैं वो, ठीक है। पुलिस भी नीचे खड़ी थी और फिर भी वो हमें तंग कर रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि बस गालियां दे रहे थे, बाहर निकलो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पे बहुत मुश्किल है। अभी फिलहाल ये है कि आज अभी तक तो कोई दंगे फसाद नहीं सुने हमने, कल सारी रात दंगे फसाद होते रहे हैं। इनका जिधर दिल करता था इन्होंने पाकिस्तानी, इंडियंस जो मिल रहा था फॉरेनर, इन्होंने उनको मारा है पकड़ के, ठीक है। चाहे वो रोड पे हो, चाहे वो मॉल्स में हो, चाहे वो शॉप्स में हो, जहाँ जो नजर आया उसको मारा है। फिर ये अपार्टमेंट में घुसे हैं, अपार्टमेंट में घुस के उन्होंने मारा है, लड़कों को मारा है, लड़कियों को मारा है, ठीक है। फिर हॉस्टल्स में घुस गए हैं, वहां पे मारा है इन्होंने, तशद्दुद किया उनके ऊपर, और कुछ समझ नहीं आ रही क्यों कर रहे हैं ये। इनको मसला इजिप्शियन के साथ है, ठीक है। इजिप्शियन के साथ जो भी इशू था उसका ये सोल्यूशन तो नहीं है ना कि आपको मारना शुरू कर दें। ये इजाजत इनको किसने दी? और तलहा कुछ ऐसी वीडियोस भी आई ना हमारे सामने जिसमें तलबा कह रहे हैं कि वो कमरों में महसूर हो गए हैं। आप भी बता रहे हैं कि अपने कमरे के आगे आपने बेड भी लगाया, कबर्ड भी लगाई ताकि दरवाज़ा अंदर से लॉक हो जाए, बाहर नहीं निकल सकते। तो फिर क्या ऐसे जितने भी तलबा हैं बाकी उनको रेस्क्यू किया गया जो अपने कमरों में महसूर होकर रह गए हैं? और कुछ ऐसी शिकायत भी आ रही हैं सामने कि तलबा को कहा जा रहा है कि अपनी जो रिहाइश गाहें हैं उनको खाली कर लें। उसकी क्या वजह है, क्यों इवैक्यूएट करवाया जा रहा है? ठीक है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे अभी हम कल से यहीं पे बंद हैं। हमें इन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया कि आपने बाहर नहीं आना। आप मैम खुद बताएंगे हम कब तक इस तरह बंद रहेंगे? खाने के लिए बच्चों के पास कुछ नहीं है, और ये यहाँ पे मीडिया को रिपोर्ट करते हैं हर चीज ठीक है, हर चीज ठीक है। फॉर्मली हर बंदा कर देता है अपनी नौकरी बचाने के लिए। इस तरह तो नहीं होता। अब ये कह रहे थे ठीक है यहाँ पे ठीक है। अब मैं सुबह सुन रहा था ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पे तो सिर्फ एक हॉस्टल में हुआ है। एक हॉस्टल में नहीं हुआ मैम, इंडिविजुअल्स के फ्लैट अपार्टमेंट्स में घुस के उन्होंने मारा है, ठीक है। और अभी कह रहे हैं कि बाहर ना निकले। अगर ये कहते हैं सारा कुछ सही है यहाँ पे, फिर हमें ये बाहर जाने की इजाजत क्यों नहीं देते? हमें देना इजाजत बाहर जाने की, हाँ भाई हम बाहर जा सकते हैं। आज क्यों दंगे फसाद नहीं हुए? उसकी एक रीजन है। उसकी रीजन ये है कि ये फॉरेनर के पीछे पड़े हुए। फॉरेनर घर से बाहर ही नहीं निकल रहा, वो खौफ में बेचारा अपने फ्लैट में ही बैठा हुआ है। वो बाहर निकलेगा तो उसको मारेंगे तो पता लगेगा कि मार रहे हैं नहीं मार रहे, सारा रूटीन शुरू हुई है कि नहीं हुई। रूटीन अभी तक यहाँ पे कुछ शुरू नहीं हुई। हर कोई डरा सहमा हुआ अपने फ्लैट्स में बैठा हुआ है, अपने अपार्टमेंट्स में बैठा हुआ है, ठीक है। कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पे। बस हर बंदा अपनी पिक्चर बनवाने के यहाँ पे कैमरा कॉन्शियस है। पिक्चर बनवा दी, ऊपर हाई अथॉरिटी बल्ले बल्ले हो गई इनकी। तालिबात के हवाले से भी कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं कि उनको भी हिरासा किया गया है। तो क्या ये हमलों के दौरान कोई बदतमीजी बच्चियों से भी हुई है? जितनी ये हिरासा वाली हरासमेंट वाली है ये अभी तक अनकन्फर्म्ड है। बहरहाल वीडियोस बिल्कुल हैं। इन्होंने कोई नहीं देखा कि लड़का है कि लड़की है, मारा इन्होंने, ठीक है। हॉस्टल्स में घुसे हैं ये लड़कियों के भी और लड़कों के भी, जिसको जो समझ आ रही है। और बाकायदा मैम लाइव आ रहे हैं, लाइव आके ये क्या तुक बनता है? आप एक तो उनको तशद्दुद कर रहे हैं उसके ऊपर और उसको एंजॉय कर रहे हैं फिर। और यहाँ के लोकल्स वो क्या कर रहे थे? अब जैसे मेरा ये अपार्टमेंट है ना, मैं जिस बिल्डिंग में रहता हूँ, मेरे इस साइड पे भी लोकल है, इस साइड पे भी लोकल है। उसको तो पता ना कि यहाँ पाकिस्तानी रहते हैं, फॉरेनर रहता है। वही बंदे इनको लाइव पे आके कमेंट सेक्शन में एड्रेस दे रहे हैं कि भाई फलानी जगह पहुंचे, फलानी बिल्डिंग, फलाना रूम नंबर में वहां पे फॉरेनर बैठा है। और वो सारा का सारा मोब उठ के वहां पे भाग जाता है और भाग के जाता है, उनको फ्लैट से निकालता है, उनको मारते हैं, उनको तशद्दुद करते हैं, उन पे चीजें तोड़ते हैं, जिसको जो समझ आती है, जिसकी लात तोड़े, बाजू तोड़े, जो मर्जी करे, कोई पूछने वाला नहीं है। पुलिस है इनकी, पुलिस इधर से उधर आती है। अब जब सुबह 6 बजे हमारे फ्लैट पे सेकंड टाइम बंदा आया, 2 दफा बंदे आए हैं, वो खड़का रहा था और नीचे पुलिस खड़ी थी। क्या चल रहा है यहाँ पे? तलहा ये बताए ना, ये अचानक से ऐसा क्या हो गया? आप अपने 4थे सेमेस्टर में हैं इस वक्त, काफ़ी अरसे से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पर रह रहे हैं। ज़रा डिटेल बताइए कि इन हमलों का आगाज़ कहाँ से हुआ, नौबत यहाँ तक कैसे पहुंची? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो ये वाला जो स्पेसिफिकली झगड़ा है, ये पहला झगड़ा हुआ था 13 मई को, फिर उसके बाद ये यहाँ तक के दिन आ गए। तो ये नौबत कैसे पहुंची और 4 रोज़ पहले हुआ क्या था बेसिकली? मैम ये असल में हुआ ऐसे, कोई इशू था इजिप्शियन का लोकल्स के साथ, ठीक है। और वो उस इशू के लिए इजिप्शियन के हॉस्टल्स गए थे। उनके हॉस्टल जाके उन्होंने वहां पे कोई इजिप्शियन से बदतमीजी की, जो कि अभी तक सुनने में आया।
बदतमीजी की। अब जाहिर सी बात है, इजिप्शियन का हॉस्टल था, उन्होंने पकड़ के उसको मारा। उसके बाकी जैसे दोस्त वगैरह वहां से गुजरे होंगे लोकल्स के, वो भी उसी हॉस्टल में आ गए। हॉस्टल इजिप्शियन का था, इजिप्शियन ही सारे उधर रहते थे। वो बीच में आए, उन्होंने उनको कहा कि उन्होंने भी वो राड निकाल लिया दरवाजे में से, तो उनको इजिप्शियन को डराने लग गए। इजिप्शियन ने उनको भी मारा। अच्छा, मतलब 3 लोगों को मारा, मतलब लोकल्स को। ये 2 दिन पहले की बात है। और कल रात तक उन्होंने पुलिस ने इजिप्शियन को पकड़ के उनकी वीडियोस भी बना ली, उनसे माफी मंगवा ली। तब तक बात खत्म हो गई थी। 8-9 बजे का टाइम था रात का, और 10-11 बजते हैं ये लोग फिर सड़कों पे निकल आते हैं अचानक, मॉब्स की सूरत में, ग्रुप की सूरत में। फिर तो इन्होंने डिसाइड कर लिया ना, जैसे खुद ही फैसला ले लिया कि जहां जो फॉरेनर नजर आएगा, चाहे वो पाकिस्तानी हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, वर्कर हो, जो मर्जी हो, उनको जो जहां नजर आया उन्होंने मारा उसको। पाकिस्तानी सफारत खाने के हवाले से भी बताइएगा, क्या किरदार है, कैसा ताउन हो रहा है आप लोगों के साथ? क्योंकि एम्बेसडर ये बता रहे हैं कि न सिर्फ वो राबते में हैं आप लोगों से, बल्कि वो स्टूडेंट्स जिनका राब्ता उनके पेरेंट्स से नहीं हो पा रहा था पाकिस्तान में, उनसे भी राब्ते करवा दिए गए हैं। सूरत हाल काबू में है। हमारे फ्लैट पे इधर वो बाहर खड़का रहे थे, हमें गालियां दे रहे थे, फुल अटैक कर रहे थे हम पे। और उस वक्त हमने यहाँ की लोकल पुलिस को कॉल की है, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। एम्बेसी ने जो नंबर प्रोवाइड किया उस पर कॉल की, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अभी तक एम्बेसडर और एम्बेसी से क्या आया, एक नोटिफिकेशन आया हमें वो कहते हैं कि ये नोटिफिकेशन में ये लिखा हुआ है कि आपने बाहर नहीं आना, बस अनकरीब हालात सही हो जाएंगे, ठीक है। हमने बाहर नहीं आना, तब तक हम ऐसे बैठे रहेंगे। ये हुआ है अभी तक, और कुछ नहीं। तलहा प्लीज मुझे ये भी कहिए, कल से कुछ ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने आई हैं कि जिनमें हम देख सकते हैं कि तलबा जख्मी है। आज एम्बेसडर, पाकिस्तानी एम्बेसडर, वो कह रहे हैं कि जख्मियों में सिर्फ एक पाकिस्तानी स्टूडेंट है जिनकी हालत भी अब खतरे से बाहर है। आप वहाँ मौजूद हैं, तलबा से राब्ते में हैं, आपके इल्म में है कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो जख्मी हैं? मैं आपको ये बता सकता हूँ, ये एक वाली तो सरासर झूठ है। ये अच्छे भले ये भी अनकन्फर्म्ड है, तादाद एग्जैक्ट मुझे नहीं पता। अभी बल्कि थोड़ी देर पहले मेरी अपनी क्लास वालों का मुझे मैसेज आया, उसकी कोई दोस्त कल एक पार्टी पे गई हुई थी, ठीक है, एविसिना यूनिवर्सिटी में। उसका अभी तक पता ही नहीं चला है कि वो किधर है। कल से उनसे उसका रास्ता नहीं हो रहा, चार्जिंग नहीं हुई है उनकी। बच्चे यहाँ पे बहुत मुश्किल में है। इस तरह नहीं होता जिस तरह से ये डील कर रहे हैं ना सिचुएशन को, इस सिचुएशन में इस तरह डील नहीं होता कि आप बैठ जाएं, अंदर बैठ जाएं। भाई अंदर बैठ के क्या करें हम? इस वक्त क्या मुतालबा है आपका पाकिस्तानी सफारत खाने से, हुकूमत पाकिस्तान से क्या चाह रहे हैं? हाँ, और हमें, हाँ जी, हमारे तक पहुंचे, फिर हमें बताएं कि हालात तब तक ठीक हो जाएंगे, तब तक आपने यहाँ पे बैठना है, और ये जरूरत का सामान अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मिल जाएगा, ये हम प्रोवाइड करें। इस तरह डील होता है, जिस तरह ये डील करे इस तरह डील नहीं होता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तलहा वहीद वहाँ पर मौजूद हैं, यकीनन सिचुएशन को वहाँ पर देख रहे हैं और स्टूडेंट्स बड़े परेशान हैं। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी फौरी तौर पर अभी इसहाक डार साहब और उनके साथ अमीर मकाम साहब वहाँ जा रहे हैं, और फिर उसके बाद इस मामले को बेहतर तरीके से हैंडल करने की कोशिश की जाएगी। दुआ गो हैं हम वहाँ पर मौजूद तालिब इल्मों के लिए कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ खैर खैरियत से और महफूज और जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। पहले मज़ाहमत से मफाहमत, अब मफाहमत से मज़ाहमत। लग ऐसा रहा है कि नवाज शरीफ ने अपने बयानिए की ट्रेन का ट्रैक एक बार फिर तब्दील किया है। मियाँ साहब अपनी खुद साख्ता जला वतनी ख़त्म करके जब लंदन से लौटे तो मीनार पाकिस्तान के साए में ऐलान किया कि वो सब कुछ भुलाकर वतन वापस लौटे हैं। और ये भी आपको याद होगा कि जलसे में हाथ पर सफ़ेद कबूतर बिठाकर उन्होंने अमन का पैगाम भी दिया था। आज पार्टी की सेंट्रल वर्किंग कमेटी के इजलास में मियाँ साहब फिर अपने पुराने रूप में नज़र आए। अपने खिताब में हर बार वक्त से पहले हुकूमत को ख़त्म कर देने का शिकवा किया, लोगों के साजिशी किरदार गिनवाते रहे, साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो का जिक्र भी किया, साथ ही कौम से शिकवा भी कि जब उन्हें नाअहल कर दिया गया था तो अवाम घरों से नहीं निकले थे। साकिब निसार साहब की ऑडियो लीक है, तो मेरे पास महफूज है वो, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम इमरान खान को लाना है, नवाज शरीफ को और मरियम को हमने जेल में रखना है और उसको लाना है। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश की गई, किसी किनारे ये बात सारी लगनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उन जजेस की भी होनी चाहिए जिन्होंने ये फैसले दिए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो लीक दिसंबर 2021 में मंजर आम पर आई थी, जिसके बाद ये खबरें आई कि नून लीग एवनफील्ड रेफरेंस में अपनी अपीलों में उस ऑडियो लीक को इस्तेमाल करेगी, अदालतों में इस साजिश को बेनकाब करेगी, सज़ाओं को ख़त्म करवाएगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ तक कि इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो साबिक जज हैं, चीफ जज
राना शमीम ने भी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर इल्ज़ाम लगाया था कि साकिब निसार ने उनके सामने फ़ोन पर रजिस्ट्रार के ज़रिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज को पैगाम पहुंचाया कि नवाज शरीफ और उनकी बेटी इलेक्शन से पहले बाहर ना आएँ। लेकिन उन्होंने सितंबर 2022 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगते हुए कहा था कि ऐसी कोई साजिश हुई है, न इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कोई सिटिंग जज इसमें मुलविस था। सिर्फ यही नहीं बल्कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सुप्रीम कोर्ट के कुछ और जजेस का भी जिक्र किया। जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लिए बगैर कहा कि पूछा जाए कि चीफ जस्टिस बनने वाला जज वक्त से पहले इस्तीफ़ा देकर क्यों भाग गया। उन्होंने साबिक जज मज़ाहिर नकवी को जेल में डालना भी कर दिया। जो फारिग किए गए हैं वहाँ सुप्रीम कोर्ट के, मज़ाहिर नकवी साहब, आपने इतनी जायदादें बनाई थी, आपने अभी तक कोई कौम के सामने लाए ना, कोई मुकदमा चलना चाहिए आप पे, पता तो लगे कि आपने ये गलत तरीके से सारा कुछ बनाया, आपको भी नैब के अंदर डालना चाहिए। अब नाज़रीन, मियाँ साहब को ये कौन याद दिलाए कि इस वक्त वज़ीर आज़म उनके भाई हैं। किसी से सवाल करना या तहकीकात करना या तहकीकात का हुक्म देना इख्तियार है उनका। लीगी कायद की तकरीर में एक और जिक्र 2014 में होने वाले धरने और लंदन प्लान का भी था। उन्होंने कहा कि ये प्लान साबिक DGI ज़हीरुल इस्लाम, बानी PTI और ताहिरुल कादरी ने तरतीब दिया था। 2014 में पाकिस्तान अवामी तहरीक के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने लंदन में होने वाली इस मुलाकात और हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने की मनसूबाबंदी की तस्दीक की थी, लेकिन साथ ही उन्होंने ये तरदीद भी की थी कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इब्तदाई तौर पर लंदन में मुलाकातों की तरदीद करती थी, लेकिन ताहिरुल कादरी की इस तस्दीक बाद शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस मुलाकात का इकरार कर लिया था। डॉन अखबार की खबर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने कहा था कि आज़ादी मार्च से पहले दोनों रहनुमाओं की लंदन में मुलाकात हुई। पार्टी तर्जुमान शेरी मज़ारी को इस मुलाकात का इल्म नहीं था। 2015 में उस वक्त के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने न सिर्फ इसकी तस्दीक की थी बल्कि एक कदम आगे बढ़कर कुछ और नाम भी लिए थे। द न्यूज़ की जुलाई 2015 की खबर के मुताबिक वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि धरने के पीछे साबिक DGI जनरल ज़हीरुल इस्लाम और साबिक DGI जनरल शुजा पाशा का हाथ था। इस दावे के बाद 2017 तक नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, लेकिन इस हवाले से कोई तहकीकात नहीं हुई। 2017 में शाहिद खाकान अब्बासी आए, 2022 में शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बने और अब एक बार फिर इक़्तिदार उन्हीं के पास है, लेकिन कोई भी अपने क़ायद के मुतालबे को पूरा करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ ये बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि मियाँ साहब माजी की साजिशों का तो जिक्र कर रहे हैं, लेकिन हाल की सूरत हाल पर आंखें बंद किए हुए हैं। चंद हफ्तों पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को ख़त लिखकर दबाव और मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाया, तो हुकूमत ने तहकीकात से पहले ही इसको मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुए कैबिनेट इजलास की एलामिया में कहा गया कि जजेस का ख़त नामुनासिब और इसमें एग्जीक्यूटिव की मुदाखलत का इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं है। ख्वाजा आसिफ का बयान भी ऑन रिकॉर्ड है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए दिया गया वोट ब्लैंक चेक था, जिसे वक्त पर कैश करवाना था, और फिर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इसे तस्लीम भी कर लिया। PTI हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उस वक्त लाई गई जब इस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें यकीन दहानी करवाई। पल पल बदलते हुए बयानिए और माजी को चलने ने नून लीग को 2024 इलेक्शन में शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसका एतराफ़ खुद लीगी रहनुमाओं ने मीडिया पर आकर किया। बल्कि कुछ लोगों ने तो जीती हुई सीट्स के नताइज पर भी खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इस बयानिए के साथ नून लीग हालिया इलेक्शन में तो कोई फ़ायदा नहीं उठा सकी, लेकिन क्या अब कुछ हासिल कर पाएगी? इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं खुर्रम दस्तगीर साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब। सबसे पहले तो सर ये फरमाइएगा, पहले बानी तहरीक इंसाफ इल्ज़ाम लगाते थे कि उनकी हुकूमत लंदन प्लान बना, उसकी वजह से उनकी हुकूमत गिराई गई। आज मियाँ साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ लंदन में साजिश हुई, और उनके मुताबिक तो सर बानी PTI ज़हीरुल इस्लाम और ताहिरुल कादरी लंदन चले गए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का भी दावा किया। आपकी हुकूमत है सर, अगर सबूत मौजूद हैं तो शिकवों को दूर करें, कार्रवाई करें सर। पाकिस्तान की जो हाकमियत, जो मौजूदा सूरत हाल है वो हायल है। ये फैसला कि उसमें साबिक चीफ जस्टिस को हमें कटहरे में लाना है और साबिक जो हसास इदारों के सरबराहान हैं उनको लाना है। सियासतदान तो आ ही जाते हैं कानून के, हमने देखा है किसी भी जमात के हों। तो ये जो रेकनिंग है, ये जो शुमार है, इसके लिए तो बाकायदा कानून साजी की भी ज़रूरत है कि इस किस्म की अगर कोई कंस्पिरेसी होती है
जिस तरह अमरीका में एक पुराना कानून मौजूद है जिसमें इसको कहा जाता है सेडिशियस कंस्पिरेसी, बगावत करने की साजिश, बगावत नहीं, बगावत करने की साजिश। तो इस वक्त तो कानून में सवाल ये कि कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाया जा सकता है जो इसको प्रोब कर ले, उसके अलावा कोई हमारे पास एक व्यू नहीं है। और इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल है मुआशी तौर पे, मैं कहूँगा जमहूरी तौर पे भी, तो अगर तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में जैसा कि हम देख रहे हैं कि अब तेजी से महंगाई में कमी आ रही है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट माशाल्लाह रिकॉर्ड कायम कर रही है और ओवरऑल कीमतों में कमी का, तो अगर ये स्टेबिलिटी आती है तो फिर गालिबन 2 या 3 साल बाद इसको देखा जा सकता है कि इस पूरे मामले को एक कमीशन के जरिए, और इस पे बाज़ प्रपोजल्स ये भी हैं कि एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर इस सारे इशू को प्रोब किया जाए। और ये प्रोब किया जाए तो पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए अच्छा होगा कि आने वाली नस्लें जो हैं कम अज़ कम इस किस्म की साजिशों से महरूम रहेंगी। पाकिस्तान ने आगे जाना है और आगे जाने के लिए माजी से सीखना जरूरी है। लेकिन सर मसला ये है ना कि आज जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, क्या उसको लेकर आप लोग कंटिन्यू कर पाएंगे? क्योंकि इसी तरह के इल्ज़ामात तो आप लोगों के ऊपर है, इलेक्शन जीतने के हवाले से भी हैं। इस पर बात करनी है मैंने। खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब साथ मौजूद हैं। सर ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, जो मियाँ साहब ने आज लंदन साजिश की बात की है, तो सर इस बयानिए को लेकर आवाम की तवज्जो आप लोग हासिल कर पाएंगे? क्योंकि आज यही सारे इल्ज़ामात आपके ऊपर मौजूद हैं, न सिर्फ हुकूमत गिराने के बल्कि इलेक्शन जीतने के हवाले से भी इसी तरह के इल्ज़ामात का सामना है। इनफैक्ट आपके अपने साथी जो हैं वो अगर इसकी गवाही दे रहे हैं, जजेस दबाव पर ख़त लिख रहे हैं। सर नहीं, देखिए नवाज शरीफ ने आज अपनी जमात के उनका आला तरीन फोरम है मरकजी मजलिस आमला, उससे बात की है। तो लिहाजा उनका पैराया जो है वो अपनी जमात के लोगों से उनसे कुछ वाक़यात बयान करना था। तो जब इंशाल्लाह वो 28 तारीख को जमात की जनरल काउंसिल ने सदर मुंतखब करेगी तो फिर वो आवाम से जो उन्होंने बात करनी है वो करेंगे। दूसरा ये है कि ये जो हमारे ऊपर जो भी इल्ज़ाम प्रोपेगेंडा तो चलता रहेगा, हमने इमरान खान की हुकूमत को अगर जो उस वक्त रात हो गई थी लेकिन कानून के दिन की रोशनी में गिराया है। उनको कौमी असम्बली में बाकायदा 1 महीने का नोटिस दिया, उनने हर हरबा आजमाया और उनको कौमी असम्बली में ही हमने साबित किया कि उनके पास अक्सरियत नहीं है, तो लिहाजा वो हुकूमत नहीं कर सकते। यहाँ तो एक 126 दिन का धरना किया गया, हर तरीके से एक गैर कानूनी और गैर पार्लिमानी तरीका इस्तेमाल किया गया हमारी उस 2013 से 18 की हुकूमत को गिराने के लिए, लेकिन उसमें काम हुआ, लेकिन 2017 में जाकर फिर कामयाबी हो गई। तो सर जो 28 मई की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर मियाँ साहब पार्टी सदारत संभाल कर क्या फिर मज़ामत का बयानिया अपनाएंगे? जी देखिए, मज़ामती बयानिया हमने कोड वर्ड बना लिया है कि जी क्या हमने अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करनी है, हमने उन्हें मतून करना है। तो ये मैं आपसे कह सकता हूँ कि वो अवाम के हक़ हकमियत का इयादा करेंगे, लेकिन वो अफवाज को जानवर नहीं कहेंगे, वो उन्हें मीर जाफिर मीर सादिक नहीं कहेंगे, वो उन्हें गद्दार नहीं कहेंगे। और जो मुस्लिम लीग नून का हमेशा से एक एजेंडा रहा है कि मुईशत को लिबरलाइज करना है, वो कुछ धुंधला गया है, उसमें दोबारा से एक सराहत लेकर आनी है। और जो हमें चारों सूबों में और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में अपनी पार्टी को दोबारा से रिजुवेनेट कर तंजीमें नौ करनी है, उसका वो इरादा करेंगे। तो सर आज मियाँ साहब ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है, नए मुकदमे का मुतालबा किया है। अगर हुकूमत के पास सबूत मौजूद हैं सर, तो खुद इस पर एक्शन क्यों नहीं लेते? जी, यहाँ हमें पार्लियामान और अदलिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, इंतजामी और अदलिया के ताल्लुकात हैं, उनकी भी जो मौजूदा हियत है वो इसमें रुकावट है। और अफवाज पाकिस्तान की तरह अदलिया का इसरार भी ये है कि उन्हें कोई और इदारा उनके ऊपर उनका एहतसाब ना करे और वो खुद एहतसाबी करेंगे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जरिए।
तो अगर तो पार्लियामान ऐसी कानून साजी करती है जिसमें जजेस को भी एहतसाब के कानून के दायरे में लाया जा सकता है, जो कि लाया जाना चाहिए। इस तरह एक बहुत पुराना मुतालबा है, दुरुस्त मुतालबा है कि सुप्रीम कोर्ट और आला अदालत जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो हिसाबात हैं, जो सरकारी हिसाबात हैं, वो उस सूबे की और मरकज में कौमी असम्बली की जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उसके सामने आने चाहिए, क्योंकि अदलिया बतौर एक सरकारी इदारा जिसको अवाम के टैक्सों से पैसा दिया जाता है, वहां भी शफाफी उतनी ही जरूरत और डिमांड है जितना किसी और सरकारी इदारे। अच्छा खुर्रम साहब, ये जजेस पर तनकीद के सिलसिले में सर जो फिर एक मुसलसल पे दर पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई, उसमें आपकी जमात के वज़रा ने भी अपना किरदार अदा किया, उन्होंने अपना भरपूर हिस्सा डाला। आप समझते हैं क्या कि दुरुस्त अमल है हुकूमत में होते हुए वज़रा का और सेनेटर्स का इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना? देखिए, अगर हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि अदलिया से, बल्कि किसी भी इदारे का इंतजामिया से कोई तनाव हो या ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत पड़े, लेकिन अब वक्त के साथ, और ये आज का नहीं है, 1958 से ये मामला चल रहा है और बढ़ रहा है, खराब हो रहा है, कि अदलिया की जो सियासी मामलात में मुदाखलत है, बहुत सारे केस जो उन्हें नहीं सुनने चाहिए, वो हमारी जैसी सियासी जमातें भी उनको प्रेशराइज करती हैं कि वो केस सुने। तो जब ऐसे इश्यूज बनते हैं तो फिर अदलिया को भी जितना वो गवर्नेंस के इश्यूज में इन्वॉल्व होंगे, मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूं कि जिस तरह आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पहले एक फैसला किया और फिर दूसरा फैसला किया 63A के हवाले से, जिसके नतीजे में जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय को उल्टा यू टर्न लिया तो मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत गिर गई। तो जब इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट करेगी तो फिर जो स्क्रूटनी है, जो उनके ऊपर एतराजात हैं, उनकी भी उतनी ही जगह बनेगी। तो लिहाजा हम सब की ख्वाहिश यही है कि हाँ, अदालत जो है, चाहे वो छोटी है या अदालत आलिया है, हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो स्ट्रिक्टली कानून के मुताबिक फैसला करें। लेकिन यहाँ हम देखते हैं, और ये आज का नहीं है, कि मोहम्मद नवाज शरीफ को उन्होंने इसका हवाला भी दिया आज, कि जिस तरह इंतहाई नाइंसाफी के फैसले से जो है वो वजारत उज़्मा से हटाया गया, फिर मुस्लिम लीग नून की सदारत से हटाया गया। हमारे जो बहुत सारे लीडरान थे वो 22-22 महीने जेल में रहे, उनकी जमानत की पेशी ही नहीं होती थी। अब हम जो उस वक्त की हुकूमत थी वो ये कहती थी कि जी ये कानून की हुक्मरानी है। तो अब आज अगर मामलात जो हैं वो बदल गए हैं तो फिर क्या आज कानून की हुक्मरानी नहीं है? तो दुख से कहना पड़ेगा कि कानून की पहले भी थी, जैसी थी वैसी तकरीबन आज। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद है। आप कह रहे हैं कि साबिक चीफ जस्टिस और हसास इदारों के सरबराहान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कानून साजी की ज़रूरत है। 28 मई के बाद नवाज शरीफ अवाम के हक़ हाकमियत का अदा करेंगे, लेकिन किसी को मीर जाफ़र या मीर सादिक नहीं करेंगे। हम गुफ्तगू कर रहे थे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ज़ैन कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हम रहनुमा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले ये फरमाइए सर, आज खान साहब लंदन प्लान का जिक्र करते हैं, लेकिन मियाँ साहब ने लंदन साजिश भी याद दिला दी है, और मियाँ साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि 2014 के धरने से पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन बानी, इसके साथ साथ जनरल रिटायर्ड ज़हीरुल इस्लाम साहब और ताहिरुल क़ादरी, इनकी मुलाकात हुई लंदन में। वहाँ पर ये सारे प्लानिंग्स हुई और उस मीटिंग के हवाले से ताहिरुल क़ादरी भी ऑलरेडी इस पर तस्दीक कर चुके हैं। क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण, थैंक यू वेरी मच। पहले तो अपने प्रोग्राम में दावत दी। दूसरी बात ये है कि लंदन में मुलाकात पे तो कोई कदगन नहीं है ना। हर आधा पाकिस्तान लंदन जाता है और गर्मियों में हर किसी की मुलाकात होती है, लेकिन मुलाकात अपनी जगह पे और लंदन प्लान अपनी जगह पे। अगर कोई मुलाकात हुई भी होगी वो अपनी जगह पे है, बट लंदन प्लान के तहत एक मुंतखब हुकूमत को गिराया गया, उसके खिलाफ एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाया गया, और जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरों से रब्ता किया गया, जो कुछ किया गया वो आपके सामने है। मैं सारी राम कहानी आपके सामने क्या सुनाऊं, बट लंदन प्लान है और आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने वो अनफोल्ड हो रहा है। जैन, आपने गुफ्तगू भी सुनी होगी वैसे आज मियाँ साहब की, वो साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो का हवाला दे रहे हैं। वो कह रहे हैं उनके पास वो ऑडियो मौजूद है जिसमें वो कह
रहे हैं कि मरियम को और नवाज शरीफ को जेल में रखना है और पीटीआई को लाना है, तो वो साबिक चीफ जस्टिस के एहतसाब का मुतालबा भी कर रहे हैं। अब कोई उनके पास ऑडियो है तो उसको मंजर आम पर लाएं और किस दिन के लिए संभाल के रखी हुई है। किरण देखें, बात मेरी, आपकी और किसी तीसरे फरीक की नहीं है। आज इस मुल्क में बात ये हो रही है कि क्या इस मुल्क में अदलिया आज़ाद है, क्या हमने इस मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद करनी है, या हमने अपनी अदलिया को जो है प्रेशराइज करके अपनी मर्जी के फैसले उनसे लेने हैं। तो अगर ऐसी को, और हम कहते हैं अक्रॉस द बोर्ड बात होनी चाहिए, जहां 6 जजेस की खत की बात आती है, जहां जस्टिस बाबर सत्तार साहब के खत की बात आती है, हम तो कह रहे हैं कि एक फुल कोर्ट बैठे और फुल कोर्ट फैसला करे कि क्या इस मुल्क में वाकई अदलिया आज़ाद है या नहीं। अगर मियाँ साहब के पास उसके अगेंस्ट कोई एविडेंस है तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई मौका नहीं है जो वो मंजर आम पे आना चाहिए। अगर वो बैठ के सिर्फ बातें, वो भी सामने आ जाएगा, और अगर कुछ उसके पास कोई शवाहिद है तो उनको पेश करने चाहिए। सर, ऑडियोज के हवाले से तो आप कह रहे हैं कि वो फिर ले आए सामने, किस वक्त के लिए रखा हुआ है। एक और मामला ये भी कि अब जैसे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सरबराही जो है वो पार्टी सदारत एक बार फिर मियाँ साहब के पास जा रही है। तो अब आप समझते हैं ज़ैन कि 28 तारीख को जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियाँ साहब हो जाएंगे तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब में हालात और भी सख्त या और भी मुश्किल हो जाएंगे, समझते हैं आप? किरण, मेरा नहीं ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इसका कोई असर पड़ता है, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि मियां नवाज शरीफ साहब का शहबाज शरीफ साहब से इस्तीफा लेना और खुद पार्टी की सदारत को वापस अपने हाथ में लेना बड़ा मानी खेज है। उसकी वजह है, मेरे समझने में मियां नवाज शरीफ ने सारी उम्र एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत की है और मियां शहबाज शरीफ जो हैं वो बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट के आगे बिछ चुके हैं। और मियां नवाज शरीफ को लगता है कि अगर उन्होंने मरियम के लिए और आने वाले वक्तों के लिए अपनी पार्टी को बचाना है तो फिर उनको, जिसको कहते हैं ना, थोड़ी सी स्पाइन पैदा करनी होगी, और वो सिर्फ उस सूरत में हो सकती है कि अगर मियां नवाज शरीफ साहब पार्टी की भागदौड़ अपने हाथ में ले लें। इसके असरात मुस्लिम लीग नून पे ज्यादा हो सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसके क्या असर पंजाब में पड़ते हैं, मेरे नहीं ख्याल है कोई खास फर्क पड़ेगा। आपको लगता है इस सारे मामले में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? लेकिन एक और मामला भी अब जो तोशा खाना के हवाले से वो नया केस सामने आ रहा है इमरान खान साहब के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट है उसमें एक नहीं है बल्कि 7 घड़ियाँ हैं। 7 घड़ियों के बेचने और खिलाफ कानून लेने का इल्ज़ाम है। फिर इसके साथ साथ जो टेरियन वाइट केस है उसकी भी समाअत होने जा रही है। कैसे देख रही है पीटीआई इसको, क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? किरण, देखें, जो तो बुशरा बीबी के खिलाफ केसेस बनाए गए हैं बहुत ही बदकिस्मती है कि हम इतनी पस्ती का शिकार हो गए हैं और हम सियासी इंतकाम में इतने आगे चले गए हैं कि इस नौयत के केसेस बनाए जा रहे हैं जो पहले कभी नहीं देखे गए। जहां तक खान साहब की बात है तो आज आपने देखा कि इमरान खान साहब के ऊपर जितना कीचड़ उछाला जा सकता था, जितनी तोहमतें लगाई जा सकती थी, पिछले 9-10 माह में सब लगी हैं। एक केसेस की सूरत में लगी हैं, इश्तिहारात की सूरत में लगी हैं, अरबों रुपए का पेड कंटेंट चला है। लेकिन हकीकत ये है कि 8 फरवरी को भी पाकिस्तान के इमाम ने इमरान खान का इंतखाब किया था, आज भी वो इमरान खान के साथ खड़े हैं। और उसका सबसे जो अच्छी मिसाल है वो यही है जो कल आपके सामने आई है कि इमरान खान साहब की एक तर्याम पर आती है और इनके 9-10 महीने की मेहनत जो है वो पानी में धुल जाती है। अच्छा, वो जिस तस्वीर का आप तस्करा कर रहे हैं उस तस्वीर से मुझे भी एक तस्वीर याद आई है। मुल्तान का NA 148 यहाँ पर हो रहे हैं ज़िमनी इलेक्शन और उसके लिए आपकी जमात के उम्मीदवार जो हैं बैरिस्टर तैमूर, इनका जो इश्तिहारी पोस्टर है सर, उसके ऊपर मियाँ साहब की भी तस्वीर है, इमरान खान साहब की तस्वीर है। तो ये वाला क्या मामला है? दोनों एक ही तस्वीर में, एक ही पोस्टर में मौजूद हैं। और फिर कासिम गिलानी का इल्ज़ाम यह है कि आप लोग नून लीग के जो मकामी साबिक उम्मीदवार हैं शौकत बोसन साहब, उनकी हिमायत से भी वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और मकामी सतह से मज़ीद ये खबरें भी आ रही हैं कि नून लीग के कई रहनुमा अनऑफिशियली पीटीआई की हिमायत कर रहे हैं, उनके उम्मीदवार को सपोर्ट कर रहे हैं। और इसकी जो वजह है वो बेसिकली गिलानी मुखालिफत है। किरण, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि सियासत के अंदर जो है तोड़ जोड़ भी होती है, दोस्त साथ भी मिलते हैं, दोस्त छोड़ भी जाते हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। आज हाजी सिकंदर बोसन साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा थे
और हमारे से अलहदा हुए थे, उन्होंने वापस फैसला किया तहरीक इंसाफ का साथ देने का, तो ये खुशाइन बात है। मज़ेदार बात यह है कि गिलानी खानदान ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे उन्होंने तो पीडीएम की हुकूमत में इलेक्शन लिया नहीं, उन्होंने तो नून लीग के साथ जोड़ के इलेक्शन किया ही नहीं। जो मेरा ज़िमनी इलेक्शन हुआ था, अगर आपको याद होगा मुल्तान में, तब पीडीएम भी मार्ज़ वजूद में नहीं आई थी, तब भी इन्होंने मुत्तफिका उम्मीदवार हमारे साथ खिलाफ खड़ा किया था, तब भी नून और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हो गई थी। तो वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, पॉट कॉलिंग द केटल ब्लैक, इनका वो वाला हाल है। बाकी जहां तक पोस्टर वाली बात है तो बैरिस्टर तैमूर मलिक साहब ने भी उसकी तरदीद कर दी थी, मैंने भी ट्विटर पे तरदीद की थी और पार्टी की तरफ से ऑफिशियली भी तरदीद हो गई थी। वो पोस्टर हमारा बनाया हुआ नहीं था और मैं आज कहता हूं कि मियां साहब की तस्वीर लगाने से पर्चियां कम होती हैं, बढ़ती नहीं है। सही। सर मुझे ये बताइए, मैं ज़रा जो आपके वो लोग हैं जो पार्टी छोड़ के चले गए, अब कुछ ऐसा लगता है कि कभी कभी आपके हक़ में बयानात दे देते हैं, ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ लिख देते हैं, उनके हवाले से भी पूछना चाह रही हूँ। फवाद चौधरी साहब आपके साबिका साथी हैं और मौजूदा हमदर्द उन्हें मैं कह सकती हूँ, शायद अगर आप इजाज़त दें तो। फवाद चौधरी साहब वो ये दावा कर रहे हैं कि जो NA 148 है मुल्तान का ज़िमनी इलेक्शन, इसमें जमीयत उलमा इस्लाम ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान किया है और उनका कहना ये भी है कि तहरीक इंसाफ और JUI का ये पहला जॉइंट इलेक्शन होगा। ये ऐसा ही है जैसे फवाद चौधरी साहब बता रहे हैं, ऐसा ही होगा? जी बिल्कुल। मेरी उनसे मुलाकात कोई नहीं है, लेकिन जो मुझे इतला मिली है वो ये थी कि उनकी ATC मुल्तान के अंदर पेशी थी, वो अपनी पेशी के लिए मुल्तान तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने जो JUI के उम्मीदवार थे जनरल इलेक्शन के अंदर, इस दफ़ा वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने इस दफ़ा अपने कागजात जमा नहीं कराए। जो जनरल इलेक्शन में JUI के उम्मीदवार थे उनके साथ गालिबन उनकी कोई बात हुई है और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देने की, बट हमारा ऑफिशियली तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है उनके साथ। अगर वो मेहरबानी फरमाते हैं तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे। देखिए, आज JUI वही बात कर रही है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है, और जैसे इमरान खान साहब डे 1 से कहते आए हैं कि जो चुराए हुए मैंडेट की बात करेगा, हम एक जमहूरी जमात है, हम जमहूरी इक़्तिदार को समझने वाले और कदर करने वाले लोग हैं और हम इंशाल्लाह जमहूरी अंदाज में अपने मैंडेट के दिफा की जंग लड़ेंगे। आज मौलाना फजल रहमान और उनकी जमात जो है वो भी वही खदशात जाहिर कर रहे हैं, तो अगर इस एक एजेंडा के पॉइंट के ऊपर वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो हम उनको मोस्ट वेलकम कहेंगे। अच्छा सर, एक और चीज़ भी हुई ना, खान साहब ने कहा कि वो आर्मी चीफ को एक ख़त लिखने जा रहे हैं और वो जो ख़त होगा वो बेसिकली खान साहब की अपनी ज़ात के लिए नहीं है बल्कि वो मुल्क के लिए लिखेंगे, और वकला को उन्होंने ये भी हिदायत कर दी है कि इस ख़त के मतन को तैयार करें। हालांकि इससे पहले जो आर्टिकल्स खान साहब अभी पिछले दिनों में रिसेंट पास्ट में लिख चुके हैं उसमें जिस तरह की ज़बान का इस्तेमाल किया गया है वो भी एक फिर बड़ा सवालिया निशान बन जाता है कि आगे अगर आप ख़त लिखने जा रहे हैं तो फिर उसमें क्या लिखेंगे। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो वकला को हिदायत दी गई हैं, क्या उसका मतन क्या होगा, क्या लिखा जाएगा, उस बारे में कुछ बता सकेंगे? किरण, मेरा तो अनफॉर्चुनेटली कोई रसाई नहीं है मुझे अडयाला जेल से, इसलिए मैं कोई कॉन्टेंट्स उस लेटर के बारे में तो आपसे बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से ये खुशाइन चीज़ है क्योंकि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि हमें अब इस मरले से आगे निकलना है। हम एक सियासी जमात है, हम समझते हैं हर चीज़ का हल जो है टेबल टॉक में है, गुफ्तु शुनीद में है, बात करने से है। इमरान खान साहब आज 9 माह से ज़ायद हो गए हैं पाबंद सिलासिल हैं, और यकीन और उनको जिस किस्म का उनके ऊपर कड़ी एक नज़र है, ना उनका नाम मीडिया पर लिया जाता है, ना उनकी तस्वीर नशर की जाती है। आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको वीडियो लिंक की सहूलत भी मुयसर की हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उनको जो है नशर नहीं किया जा रहा। तो उनके पास खत लिखने के अलावा और कोई मीन ऑफ कम्युनिकेशन, तो अगर ऐसी कोई बात है इंशाल्लाह खत भी मंजर आम पे आ जाएगा और आप और हम भी उसको देख लेंगे। बहुत शुक्रिया जैन, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आप लोगों की तरफ से जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है और सियासत में होना भी यही चाहिए, मुज़ाकरात ही होते हैं, टेबल टॉक ही होती है, बैठ कर बात ही होती है, लेकिन जिस तरह का रवैया आप लोगों की तरफ से अपनाया जाता है, अभी पिछले दिनों आपको PMLN की तरफ से भी, उनके सेनेटर्स की तरफ से, उनके वज़रा की तरफ से कहा गया कि बैठें, मुज़ाकरात करें, बात करें, लेकिन आपकी तरफ से बड़ी क्लैरिटी के साथ मना कर दिया गया। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस वक्त इलेक्शन हुए थे, नताइज आए थे, उस वक्त पीपल्स पार्टी ने भी आपको
ये पेशकश की थी, लेकिन वहाँ पर भी आपकी तरफ से बार बार यही कहा जाता था कि ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। शहरियार आफरीदी साहब ने अभी कुछ दिनों पहले जो स्टेटमेंट दिया उस पर एक आप लोगों की तरफ से बनाया जाता रहा कि मुज़ाकरात होने हैं, हो रहे हैं, किससे होंगे ये भी कहा जाता रहा, लेकिन जब वहाँ से बिल्कुल नो हो गई है तो अब ये एक नई चीज़ सामने आई है कि ख़त लिखा जाएगा। लेट्स सी कि उस ख़त के अंदर क्या होता है, क्या आप लोगों की तरफ से पैगाम भेजा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में ज़ैन कुरैशी साहब साथ मौजूद थे। वक्त ख़त्म हो गया, इंशाअल्लाह नाज़रीन से मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का ख़ास ख्याल रखिए और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।